तो ये आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे आसान चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या है? ऑनलाइन बेटे बताइएगा, दिखाई दे रहा है क्या आपको ये? मार्जिनल कॉस्टिंग। आप बताओ बेटे, दिखाई दे रहा है? आपको दिख रहा है ना? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप वन में कम से कम 10 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 10 नंबर में। और यही चैप्टर ग्रुप टू में 30 नंबर में बन जाता है। और फाइनल में यही 30 से 40 नंबर 45 नंबर तक भी कवर करता है डिसीजन मेकिंग के नाम पर। क्या नाम पर? डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ से शुरुआत है। ग्रुप टू में एडवांस होगा, फिर फाइनल में जो भी लेवल होता है, क्योंकि फाइनल के बाद तो कोई पढ़ना ही नहीं होता है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो वैसे भी छोटे आदमी हैं। उम्र से कह रहा हूँ बेटे, एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों से छोटा ही हूँ मैं। सही लग रहा है? बड़ा लग रहा हूँ? पापा जैसा लग रहा हूँ? ठीक है, आइए देखो। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे लिया। क्या किराए पे लिया? बिल्डिंग किराए पे लिया है। तो मान लेते हैं ये बिल्डिंग है। क्या है ये? अच्छा, बिल्डिंग को आप किराए पे लेंगे। इस बिल्डिंग को अगर आप किराए पे लेते हैं तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा ना। ठीक है, कंपनी का नाम क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड लिमिटेड। अच्छा, इस एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एक बिल्डिंग बिल्डिंग ऑन रेंट बिल्डिंग ऑन रेंट किराए पे लिया है। कंपनी को पर मंथ क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा पर मंथ। मान लीजिए रेंट पर मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, रेंट पर मंथ लिखा हुआ है। मान लीजिए 50,000 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 50,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अच्छा, कोई भी कंपनी बिल्डिंग किराए पे क्यों लेती है? क्यों लेती है भाई? काम करने के लिए। बिल्डिंग में काम करेंगे ना। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग तो किराए पे देना पड़ेगा। अगर मान लो खुद का बिल्डिंग है तो रेंट तो नहीं लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। तो वो भी तो हमारी कॉस्ट होती है ना। आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर नॉन कैश होती है, वो कैश फ्लो में बात करेंगे, एफएम वाले सर बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं खुद का बिल्डिंग भी अगर है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? कॉस्ट ही होती है। देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम एक्सपेंस इनकर करेंगे, वही हमारे लिए क्या है? कॉस्ट है। सिंपल सी बात है। जैसे हमारे हाथ में पेन है ये, तो पेन बनाने में क्या क्या लगा होगा? मटेरियल लगा होगा, प्लास्टिक। किसने बनाया होगा? लेबर ने। वर्कर ने बनाया होगा, लेबर कॉस्ट। कहाँ बना होगा? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे आते हैं, क्या क्या आते हैं? रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, जनरल लाइटिंग हो गई। ये सारे खर्चे इन्हें कहते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इस बिल्डिंग का किराया जाएगा ही नहीं जाएगा? बोलिए। आप देखिए, जैसे मान लीजिए जनवरी के महीने में, कौन से महीने में? तो 2-3 महीने का डेटा ले लेते हैं, जनवरी फरवरी और मार्च। 3 महीने का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा है। अच्छा, जनवरी के महीने में इन्होंने प्रोडक्शन किया। क्या किया बेटे? प्रोडक्शन किया। मान लीजिए चेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेयर बनाते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट्स में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? यूनिट्स में लिख रहे हैं। तो आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्शन करती है। जनवरी के महीने में मान लो 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। क्या बेटे, आवाज़ नहीं आ रही? ऐसे लगाना पड़ेगा। अब आएगी बेटे आवाज़। अब चेक करो, अब सही आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए जनवरी के महीने में मान लीजिए 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। कितना प्रोडक्शन किया? 10,000 यूनिट्स का। अच्छा, एक यूनिट बनाने पर मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपकी मटेरियल कॉस्ट। क्या कह रहा हूँ मैं? मटेरियल कॉस्ट कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई, एक यूनिट अगर बनाने जाते हैं, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पर मान लीजिए 10 रुपए का मटेरियल लगता है। कितने रुपए का लगता है? जैसे जैसे चेयर बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी क्या बनाती है? आपकी कंपनी को चेयर बनाती है, तो इस चेयर बनाने में क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा ना। इस चेयर बनाने में क्या लगता है? ये चेयर बनाती है, जैसे मान लो अगर ये लकड़ी की चेयर है तो क्या लगेगा? टिम्बर लगेगा। क्या लगेगा? प्लास्टिक की चेयर है तो क्या लगेगा? प्लास्टिक लगेगा। लोहे की चेयर है तो क्या लगेगा? आयरन लगेगा। स्टील लगेगा, स्टील की है तो स्टील लगेगा। ठीक है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? टिम्बर को, प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग की भाषा में इन्हें मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं?
मटेरियल कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक चेयर को बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लगेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल मटेरियल कितना लगेगा? टोटल मटेरियल कॉस्ट बताइए जी। जनवरी महीने में 10,000 बनाने में टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? 1,00,000 रुपए का मटेरियल लगेगा। हाँ या ना बोलते जाइएगा भैया, कैलकुलेशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 1,00,000 कैसे निकाला? 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10, ठीक है। अच्छा, जनवरी महीने में आपका मटेरियल लग गया कितना? 1,00,000 रुपए का। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जनवरी महीने में रेंट कितना लगेगा आपका? ये तो मटेरियल कॉस्ट है। बताइए आपका रेंट कितना लगेगा? रेंट आपका लगेगा 50,000। रेंट आपका लगेगा 50,000। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जनवरी महीने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी? मान लेते हैं बाकी और कोई कॉस्ट हमारे पास नहीं है, केवल दो ही कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल और रेंट। तो बताओ 10,000 बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी 1,00,000 मटेरियल का, 50,000 रेंट का, कुल मिला के कितना? 1,50,000। आप दिमाग ओपन कर लीजिएगा ढंग से, ठीक है? पूरा केंद्र बिंदु इधर ध्यान देंगे। अब जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी का महीना आता है। अच्छा, हमने क्या किया? 10,000 की बजाय 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। कितना प्रोडक्शन करना है? 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। आप मुझे बताओ एक चेयर बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, जनवरी हो या फरवरी हो, एक यूनिट बनाने में हमने क्या बोला हुआ है? 10 रुपए लगेगा। अब आप ये बताओ, एक यूनिट बनाऊं, दो बनाऊं, 10,000 बनाऊं या 20,000 बनाऊं? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अगर 10 रुपए लगती है तो 10 रुपए लगती है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, आपका नाम क्या है? कोमल। तेज तेज बोलना चाहिए ना, ठीक है, कोमल नाम है। मैंने कहा आप समोसे लेके आइए, चलिए समोसे खाते हैं। मैंने कहा ये सोडा नहीं भिजाना, समोसे लेके आना। एक समोसा 20 रुपए का आता है। मैंने कहा 5 लेके आना। तो कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगेंगे। 20 × 5। मैंने कहा नहीं 5 नहीं 10 लेके आना। कितने लेके आना? मैंने फोन कर दिया आपको बीच में ही, मैंने कहा नहीं 5 मत लेके आना, 10 लेके आना। कितने लगेंगे पैसे? 200 कैसे निकाला? पर समोसा तो 20 ही लगेगा ना। और 1,000 समोसे मंगाए तो भी पर समोसा तो 20 ही लगेगा, इंटू क्या कर देंगे? 1,000। मतलब मटेरियल कॉस्ट जो होती है पर यूनिट आपने बोला 10 रुपए। तो भैया 1,000 बनाओ इंटू 1,000, 2,000 बनाओ इंटू 2,000, 10,000 बनाओ इंटू 10,000, और 20,000 बनाएंगे तो इंटू 20,000। तो आपने क्या बोला? मटेरियल कॉस्ट तो पर यूनिट में क्या लगेगा? 10 रुपये लगेगा। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताना, अगर एक यूनिट को बनाने में 10 लगेगा तो बताइए टोटल कितना लगेगा? 2,00,000 रुपए का मटेरियल कॉस्ट लगेगा। अब मेरी बात ये आती है, हमारा रेंट कितना लगेगा फरवरी महीने में? हमारा रेंट तो 50,000 ही लगेगा। रेंट कितना लगेगा? 50,000 लगेगा। ओहो, ओहो, मटेरियल तो लाख से कितना हो गया? 2,00,000 हो गया, लेकिन रेंट तो अभी भी कितना है? 50,000 है। अच्छा, मार्च के महीने में हमने कहा भाई प्रोडक्शन करने का मन नहीं है, 500 यूनिट का ही प्रोडक्शन करेंगे। कितना प्रोडक्शन करेंगे? 500 ना के बराबर प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, चलो 1 यूनिट का करेंगे। बताओ आप। तो बताओ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना लगेगा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट तो 10 रुपये लगेगा ना। मटेरियल कॉस्ट 1 यूनिट को बनाने का मटेरियल कॉस्ट तो क्या लगेगा? 10 रुपये लगेगा। 500 बनाएंगे तो कितना? 5,000। 5,000। लेकिन बताइए रेंट कितना लगेगा? ओ, 50,000 ही। क्या बात कर रहे हैं आप? चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए मटेरियल कॉस्ट का नेचर और रेंट का नेचर क्या आपको एक जैसा लग रहा है, या दोनों का नेचर अलग अलग है? देखो ना, सेम कैसे? आप टोटल में देखो ना एक बार। आप इसको भूल जाओ पर यूनिट को, एक बार टोटल में देखो ना। ये है आपकी मटेरियल कॉस्ट। जब आप 10,000 बनाने जाते हो तो लाख रुपए लगता है, ये कितना लगता है? 50,000। जब आप 20,000 बनाने जाते हो तो मटेरियल तो 2,00,000 हो गया, लेकिन रेंट कितना है? 50,000। और जब 500 बनाते हो तो मटेरियल कितना रह गया? 5,000, लेकिन अभी भी रेंट क्या है? 50,000 है। क्या दोनों का नेचर एक जैसा है? अगर दोनों का नेचर एक जैसा होता तो जैसे मटेरियल की कॉस्ट में चेंज आया है वैसे रेंट में भी चेंज आता। तो प्रोडक्शन के चेंज होने पर, प्रोडक्शन के चेंज होने पर एक कॉस्ट में तो चेंज आ रहा है, लेकिन दूसरी कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा। प्रोडक्शन अगर आप कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो मैंने आपके सामने दो कॉस्ट रखी है। एक एक का नाम क्या रखा? मटेरियल। आप भूल जाओ मटेरियल को एक बार, ये कॉस्ट 1 है। एक दूसरी मेरे पास क्या? कॉस्ट 2। तो प्रोडक्शन के ज़्यादा करने पर एक कॉस्ट तो ज़्यादा लग रही है, प्रोडक्शन के कम करने पर एक कॉस्ट
कम लग रही है, लेकिन ये रेंट नाम की जो कॉस्ट है ये तो हर लेवल पे क्या है, सेम ही आ रही है। एग्जाम्पल घर से ले लो, एक रोटी बनाने में, एक रोटी, रोटी खाते हैं ना सभी लोग, एक रोटी बनाने में 5 रुपए का आटा लगता है। मान लो ऐसा स्टैंडर्ड बना रखा है, एक रोटी बनाने में कितने रुपए का आटा लगेगा। अब ये नहीं कि भाई इतनी बड़ी रोटी बनाने लग जाओ, एक स्टैंडर्ड साइज की रोटी, ठीक है। तो एक रोटी बनाने में 5 रुपए का आटा लगता है, तो दो बनाएंगे तो 10 पर रोटी क्या है, 5 ही तो है ना। और 3 रोटी बनाएंगे तो 4 बनाएंगे तो 1000 बनाएंगे तो 5000, और 10,000 बनाएंगे तो 50,000, लाख बनाएंगे तो 5 लाख। लेकिन जिस किचन में वो रोटी बनाते हैं उस वो हमने किराए पे ले रखी है, और उसका किराया जाता है 20,000 महीने का। अब आप ये बताओ, एक रोटी बनाओ, 1000 बनाओ, लाख रोटी बनाओ, उसी के अंदर बनानी है जो भी बनाना है, तो बताओ क्या रेंट में कोई चेंज आएगा? रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब दो प्रकार की कॉस्ट नजर आई। एक कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपने किया ना बीकॉम, हाँ आप बताइए कॉस्ट की नेचर कितने प्रकार की कॉस्ट होती है नेचर के अकॉर्डिंग? 3 प्रकार की कॉस्ट होती है दोस्तों, इन्होंने पढ़ा हुआ इसलिए बता रही है। नेचर के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की कॉस्ट होती है, बताइए। नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 2 सेमी वेरिएबल, और एक क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। लेकिन अभी मैंने 3 कॉस्ट का एग्जांपल लिया ही नहीं, 2 ही कॉस्ट नजर आ रही है। एक कॉस्ट ऐसी है जो प्रोडक्शन के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और एक कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो रिजिड है। देखिए क्या है, वो रिजिड है। 10 पे भी 50, ये कह रही है मैं नहीं हिलूंगी, आप मेरे को बताओ एक बार कितना लगना है, उतना ही बस। जैसे हमने ये बिल्डिंग किराए पे ले ली, लाख रुपए महीने का जाता है। अब एक स्टूडेंट आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 50 आए, 200 आए, 500 आए, ओनर से कोई मतलब है? उसको तो बस टाइम से मतलब है। जैसे महीना पूरा होगा 1 लाख रुपए का चेक लेने आ जाएगा। ये फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सी है जी, फिक्स कॉस्ट है। अच्छा किराए पे कौन रहता है, किराए पे पीजी में कौन रह रहा है? सारे जयपुर के, सारे जयपुर के। आप पीजी में रह रहे हैं, पीजी वाले ने क्या बोला आपको, महीने का क्या लेगा? हाँ 8,700, ज़्यादा दे रहे हो, थोड़ा सस्ता लो, फैसिलिटी ज़्यादा ले रखी होंगी। अच्छा उसमें मान लो खाना पीना हटा दे, 5,000 मान लो एक बार, तो अभी रहने का कितना लगेगा, 5,000 रेंट लगेगा। कितना रेंट लगेगा, 5,000। अब आप उस रूम में रहो ना रहो, ज़्यादा रहो कम रहो, कभी कभी रहो, रहते ही रहो, क्या रेंट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ऐसी तो फैक्ट्री का होता है। फैक्ट्री किराए पे लेने के बाद, ये बिल्डिंग किराए पे लिया, आप प्रोडक्शन करें ना करें, या भयंकर प्रोडक्शन करते रहे विद इन द लिमिट, ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड करने लग जाएंगे। जितना इसका कैपेसिटी होगा उतना ही ना प्रोडक्शन कर पाएंगे। मान लो 30,000 का कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, 30,000 तक। तो 30,000 तक प्रोडक्शन करने में क्या हमारे रेंट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर 30,000 से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे हो सकता है बड़ी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, तब तो मेरा रेंट बढ़ेगा ही, नो डाउट। तो बढ़ने के बाद फिर फिक्स हो जाएगा। तो रेंट ऐसी कॉस्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाय नेचर फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को अगर कोई बोलेगी भैया एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे एक्सप्लेन करेगी? वो ये कहेगी भैया ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है, किसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। ज़्यादा प्रोडक्शन करें या कम करें, या ना भी करें, एक बार फैक्ट्री बंद ना करें तब तक, अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमारी कॉस्ट लगेगी लगेगी। आप देखिए ना, एक किराने की दुकान चलाने वाला बंदा है, उसने कोई एक बंदा किराए पे रख लिया, सॉरी सैलरी पे रख लिया, ठीक है। अब उसकी दुकान में कोई कस्टमर आए ना आए, मान लो मेरे को ही रख लिया, उसने कहा भाई बेटे आपको 10,000 महीने के देंगे। क्या देंगे? 10,000 महीने के। तो आप मुझे बताओ, कोई कस्टमर आए ना आए, चीनी बिके ना बिके, चाय पत्ती बिके ना बिके, मेरे को तो महीने का क्या मिलेगा, 10,000। और देने वाले के लिए वो क्या हो गया, फिक्स। देने वाले के लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। ज़्यादा सामान बिकेगा तो भी मेरे को 10,000 मिले देगा वो, और कम बिकेगा तो भी 10,000 देगा। और जब तक वो दुकान को शट डाउन नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, तब तक मुझे हर महीने का क्या देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। तो ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स है। लेकिन उसने कहा कि हम आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, और एक बार खाना खाने का मान लो 50 रुपये लगता है एक टिफिन का। तो अगर मैं दिन में 2 टिफिन खाऊंगा तो 100 रुपये, 3 खा जाऊँ तो 150, 4 खा जाऊँ तो, मतलब जितनी ज़्यादा टिफिन खाऊंगा, मतलब जितनी ज़्यादा रोटियां खाऊंगा, उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो भाई ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो जाया करती है, उसको भी तो कॉस्टिंग ने कोई नाम दिया होगा ना, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील कॉस्ट।
क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील। देखो, एक एक कोस्ट इधर से आ रही थी और प्रोडक्शन इधर से जा रहा था, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो जीरो से लेके आगे तक जाते हैं। तो प्रोडक्शन जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कह रही है मैं भी साथ चल रही हूँ। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या करिए, मैं भी बढ़ रही हूँ। तो ये है वेरिएबल, वेरिएबल परिवर्तनशील। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। प्रोडक्शन गिराओगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ना करो, वेरिएबल कॉस्ट ना लगे। वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसी कॉस्ट है भाई, एक यूनिट भी नहीं बनाओगे तो जीरो लगेगी। जैसे ही एक बनाने लग जाओगे 10 रुपए, दो बनाओगे 20, तीन बनाओगे 30, चार बनाओगे 40, पर यूनिट क्या होगा, 10 रुपए। अच्छा, कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये पर यूनिट हमेशा ही 10 रहेगा क्या? पर यूनिट हमेशा ही 10 रहता है, जब तक इसमें चेंज करने के लिए ना कहे। जैसे मान लो बिजली का बिल आता है ना, देखा बिजली का बिल, एक यूनिट का 10 रुपए मान लो गवर्नमेंट चार्ज करती है। गवर्नमेंट उसमें चेंज ना करे, पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा, 10 रुपए ही रहेगा ना, जब तक वो चेंज करने के लिए ना कहे। अगर आप दिन में 20 यूनिट कंज्यूम करते हो तो 20 × 10 हो जाएगा। 40 यूनिट कंज्यूम करते हो, 40 × 10 हो जाएगा। 50 यूनिट कंज्यूम करते हो, 50 × 10 हो जाएगा। पर यूनिट तो सेम रहेगा, लेकिन टोटल में क्या हो रहा है, टोटल में नाच रही है वो। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से नाचे, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन आपको पता है शादियों में कई बार देखा होगा आपने, कई लोग नाच रहे होते हैं, आप भी नाचने लग जाते हैं, उनके साथ ढल जाते हैं, परिवर्तनशील। लेकिन कई ऐसे ढीठ होते हैं, रिजिड, लोग नाच रहे हैं। एक मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ खड़ा है। अच्छा, कोई भी पेरेंट्स क्या चाहेगा, दूसरे के बच्चे नाच रहे हैं तो हमारे बच्चे भी क्या करें, नाचे। ये बच्चा रिजिड होकर खड़ा है ऐसे हाथ जोड़ के, पापा कह रहे नाच। अच्छा, लोग ज्यादा नाचे कम नाचे, ये कह रहा है मैं ना नाचूं, ये रिजिड है भैया। तो ये रेंट भी क्या है, ये रेंट क्या कह रहा भाई, तुम ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, मैं अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि महीने का रेंट कितना जाएगा, 50,000 ही जाएगा। तो ये नेचर बाई नेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या हो गया, बाई नेचर फिक्स हो गया। आइए लिखना शुरू कर। ये एग्जांपल नोट किया गया आपने, इसको एक बार नोट कर लो बेटे। तो इसके सामने तो लिख देते हैं यहाँ पर, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्या है ये, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। और इसके सामने क्या लिख देते हैं, इट इज फिक्स कॉस्ट। पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, बाद में लिखवाएंगे इसको पूरा। मैंने तो बस एक बार समझाने के लिए आपके सामने दो कॉस्ट रखी है। आप बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे। ठीक है, बताते हुए चलना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को तो मेरी मम्मी ने बोल रखा है आगे बढ़ना ही मत। हाँ जी पार्थ, बताओ बेटे। राधिका सोनी जी, झूठ मत बोलना बेटे, नहीं आई तो बोल देना नहीं आई, दोबारा बोलेंगे। इनको कुछ ज़्यादा ही आ गई। बेटा आप अपनी थोड़ी वॉइस कम कर लो, यहाँ दो बच्चों का अटैक होने वाला था। मयंक, वेरी वेरी गुड, वेरी। आप बताओ बेटे ऑफलाइन वालों, सबको आगे इस बात समझ में, ठीक है। एक ना एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या लिखा हमने, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ब्रैकेट में लिख लो 10 to 15 मार्क्स। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 10 to 15 मार्क्स। बेटा ये एग्जांपल छाप लो एक बार। अच्छा, ज़्यादातर लोग कॉस्ट शीट से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर। आसान काम बाद में करेंगे, पहले डिफिकल्टी निपटाएंगे। जिस चैप्टर के साथ हम लिखे ना वेरी इजी, समझ लेना। बहुत ज़्यादा इजी है वो, ठीक है। वेरी इजी का मतलब होता है मास्टर के लिए इजी, स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। अच्छा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कोई बताएगा मुझे? हाँ, 40 कम से कम, और एग्रीगेट में क्या चाहिए, 50%। ठीक है, आपको बताऊँ 3 चैप्टर ऐसे हैं, मार्जिनल, बजट, स्टैंडर्ड, MBS। 40 नंबर कवर कर देते हैं।
अगर ये 3 चैप्टर के ऊपर पूरी कमांड बना ली जाए, ठीक है, और एक साथ में रिकन्सिलेशन, एक चैप्टर और आता क्या, रिकन्सिलेशन, ये 4 चैप्टर बस मैं कह रहा हूँ, कोई भी फेल नहीं कर सकता है। लेकिन 4 पे कमांड बनाने के लिए नाम धैर्य होना नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा। नाम तो किसी का धैर्य हो जाए, है ना। एक्चुअली ना लोग ये कहते हैं ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, ऐसा सी इंटर वाले टीचर भी कहते हैं जो सी को पढ़ाते हैं भाई ये। आज आप किसी सी वाले स्टूडेंट से पूछना, बोला भाई स्टैंडर्ड कोस्टिंग, अरे यार स्टैंडर्ड नहीं समझ में आता है, ओवरहेड नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें ओवरहेड वेरिएंस आता है, ठीक है। और हम सीएमए के अंदर सबसे पहले इन्हीं को कवर करा देते हैं। तो मैं शुरुआत में यही वाला बॉक्स खत्म करूंगा, ताकि पहले एक बार किस लेवल पे आ जाए, पास, फिर थोड़ा एग्जाम्पशन 60 नंबर, इसमें 4 चैप्टर और ऐड कर देंगे, वो 60 प्लस चला जाएगा। 8 चैप्टर कर लें, 7 से 8 चैप्टर 60 प्लस। और फिर बाद में जिसको पूरा लेना है तो उसको तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा ना। अब उसका थोड़ी इलाज है, कोई बोले जैसे 100 नंबर लेने के लिए, 100 नंबर लेने के लिए तो मास्टर नहीं, खुद से भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, तब 100 नंबर आते हैं। हाँ 90 तक आ जाते हैं अपने। अभी तक जयपुर के अंदर जब तक मैंने पढ़ाया है 93 हाईएस्ट आ चुके हैं कॉस्टिंग के अंदर, इंटर में, फाइनल में 97 आ चुके हैं। और जो ऑनलाइन पेपर हुआ था होम बेस, उसमें 100 में से 100 वो ना, वो अलग तरीके से हुआ था। वो ऐसे हुआ था, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन नीचे क्या लिखे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप बना रखा था, पॉइंट्स बना रखे थे। और क्या बताएं कि सारा ही टीचर ने करवाया था, ठीक है। बहुत सारे टीचर, एक टीचर भी नहीं करवा सकता, मैं आपको ये भी झूठ होता है कि एक टीचर, बहुत ग्रुप ऑफ टीचर होते हैं, ग्रुप बना रखे थे उन में, और स्टूडेंट को बताते चले गए। जो 7 पीढ़ी तक सीएमए नहीं बन पा रहे थे, वो भी लोग सीएमए बन गए। ये बहुत गलत हुआ था, होम बेस वाला बता रहा हूँ मैं। वहाँ सेंटर पे जो हुआ वहाँ भी चीटिंग हुआ था, वो अलग बात है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, होम बेस की। तो वो ठीक है। जैसे मेरे कई स्टूडेंट ऐसे थे जो लगे थे, कब मैंने कब इंटर पढ़ा था 2013-14 में, वो पास कब हो रहे हैं लॉकडाउन में। और बाद में वो फ़ोन कर रहे हैं, अरे गुरुजी मैं फला फला बोल रहा हूँ। भाई तू कौन है? बोले सर आपसे वो 13-14 में पढ़ा था। मैंने कहा कौन सी कंपनी में? कहा काम छोड़िए आप पास हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा क्या भाई, फाइनल नहीं निकाला इतने साल से, कहाँ था तू? बोले सर अब निकाल दिया ना लॉकडाउन में, ठीक है, होम बेस्ड पेपर देकर। तो अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हो पाया बेचारों का, इंस्टीट्यूट ने एक मौका दिया। इंस्टीट्यूट ने क्या, प्रकृति ने मौका दे दिया। हाँ ये, आइए हम बात करें किसके बारे में, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। मार्जिनल कॉस्टिंग को ना हम टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे, नंबर 1 बात करेंगे मार्जिनल इक्वेशन। किसकी बात करेंगे, मार्जिनल इक्वेशन। सबसे पहले आपको मार्जिनल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। मार्जिनल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो। मार्जिनल इक्वेशन बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले लेके आएंगे सेल वैल्यू। क्या लेके आएंगे, सेल वैल्यू। अच्छा सेल वैल्यू क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में बना के बेचेंगे तो वो बेचने में जो पैसा मिलेगा वही क्या होता है, सेल वैल्यू। अच्छा सेल वैल्यू में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ये बराबर होती है, ये बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऐसा क्यों किया हमने, पहले इसको याद करना पड़ेगा, बाद में समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपको याद हो जाती है ना, तो तकरीबन तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। फर्दर सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो बेटा इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और देखिए फिक्स कॉस्ट को जब इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, और जब कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तब क्या बोलते हैं, तब इसे प्रॉफिट कहते हैं। तब इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन सा प्रॉफिट होता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा ना, तो बच्चों के मन में एक बात आई है ना, नॉन ऑपरेटिंग भी होता है क्या, होता होगा। लेकिन यहाँ पर कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? अच्छा आप लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा है क्या, कैश फ्लो में पढ़ा था ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो वहाँ तो कैश निकालते थे, यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? आपका जो मेन बिजनेस होता है, मेन बिजनेस से जो आप प्रॉफिट कमाते हैं। मेन बिजनेस क्या? जैसे चेयर बना के बेचना, बुक बना के बेचना, पढ़ाकर सेल करके सर्विस देके आपको कुछ अर्निंग करना, वहां से जो खर्चों में से रिवेन्यू से खर्चे माइनस करते हैं, जो नेट बचता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसके ऊपर डिटेल जाएंगे, हर हर पॉइंट के ऊपर एक डिटेलिंग है यहाँ पर, कोई ना कोई चैप्टर से आपको डिटेलिंग मिलेगा मिलेगा। तो सिंपली हम क्या लिख सकते थे? सिंपली हम ये लिख सकते थे, सबसे पहले क्या लिखें? सेल। अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दूं, सेल में से लेस करके क्या दिखाते हैं? सेल में से लेस क्या करते हैं? पहले सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, वही वाली वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो जैसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे क्या आएगा? इस नाम को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन सेल ही होती है बेटे, कंट्रीब्यूशन नाम रखा हमने, ये कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल ही है। देखो ना, सेल के दो हिस्से बन गए, एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे? कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास आएगा, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, चलो हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग होता नहीं ना इस चैप्टर में, इसलिए सीधा प्रॉफिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रॉफिट लिख देते हैं। तो मैं आपको ना 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको याद करो। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड में ही कर लोगे भाई, प्रोफेशनल कोर्स में है तो ये थोड़ी है कि याद नहीं होगा, याद करो बस, खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे क्यों हुआ, वो छोड़ दीजिए आप, पहले क्या कह रहा हूँ इसको याद करिए एक बार। बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल माइनस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आएगा? तो देखो कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी? सेल वैल्यू अबव वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला हिस्सा ही क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। देन क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट, जो रेंट वाला, रेंट। तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। हाँ, ये बिजनेस का प्रॉफिट होता है, तो इसको बिजनेस प्रॉफिट भी कह सकते हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। और एफएम अगर पढ़ाओ तो इसी को ईबीआईटी कहते हैं। एफएम इसको क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। तो वो एफएम वाले सर बताएंगे, इसके बाद क्लास है, अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये जो प्रॉफिट आता है क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद हो गया? बस इतना ही स्टेटमेंट आपके मार्जिनल में काम आता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और काम आती है, और करके लिखेंगे। एक स्टेटमेंट और काम आती है यहाँ पर, और करके लिखेंगे। देखो, कोई भी इनकम स्टेटमेंट बनाना, क्या बनाना? मैं इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग। कोई भी इनकम स्टेटमेंट बनाना, मैं कह रहा हूँ किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में बनाना, इनकम स्टेटमेंट जब भी बनाने जाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे? सेल वैल्यू। अमाउंट लेके चल लेता हूँ, मान लो 10,000 है। सेल वैल्यू कितनी है? मान लो 10,000 है। अच्छा, सेल में से लेस क्या करेंगे? सेल में से सबसे पहले कौन सी कॉस्ट माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मान लो 6,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, कितने रुपए की है? 6,000 की। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 4,000। इसे क्या नाम दे देंगे? इसे कंट्रीब्यूशन का नाम देंगे दोस्तों। क्या नाम देंगे? अभी आपके मन में आ रहा होगा ना, ये इलू इलू क्या है, मतलब ये कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी बातें हो जाएंगी। आप कंट्रीब्यूशन में से लेस क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे दोस्तों फिक्स कॉस्ट। और अभी मैंने ऊपर बताया था फिक्स कॉस्ट बोले तो रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। मान लो ये 3,000 है। कितना है? 3,000 है। तो बताइए आपके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? तो देखो बेटा, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये कितना बोल देंगे? 1,000। मान लो 50% टैक्स रेट है, इसमें से लेस क्या कर देंगे? इसमें से लेस कर देंगे टैक्स। और मान लो टैक्स की रेट जो दे रखी है 50% दे रखी है। कितने दे रखी है? 50%। तो 500 रुपये का टैक्स लग जाएगा। तो बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 500 रुपये। अच्छा, कई कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर इंटरेस्ट तो माइनस किया ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, इंटरेस्ट एफएम में आता है, यहाँ नहीं आएगा। तो सीधा मेरे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है उसमें से अगर क्या माइनस कर दें?
टैक्स माइनस कर दें तो देखो ना, ये वाला प्रॉफिट है टैक्स से पहले, तो ये बन गया बिफोर टैक्स, और जैसे ही टैक्स माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, आफ्टर टैक्स। कोई भी मान लो आप कमाई करते हो, बिफोर टैक्स देने से पहले आपने 10 लाख कमाए और उसमें से 2 लाख टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो आपके पास कितने बचे, 8 लाख। तो वो कौन सी इनकम है, इनकम आफ्टर टैक्स। सिंपल सी बात है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आपको क्या बोलेंगे, बिफोर टैक्स निकालो। तो इसमें टैक्स वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसका यूज हो सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। वैसे 99% क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, ये वाला स्टेटमेंट। लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वो किसके बारे में जानकारी दे देते हैं, टैक्स के बारे में, तो टैक्स को भी इफेक्ट में लाना पड़ेगा। तो वो टैक्स लगेगा किस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगेगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट ही आनी चाहिए, 4 अक्षर की स्टेटमेंट है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आइए आगे बात करते हैं। नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे, सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं बेटे। ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, क्या लिखेंगे, इट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। क्या होती है बेटे, इट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग की एक टेक्निक होती है जिसका यूज क्या होता है, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। किसके काम आती है, डिसीजन लेने के काम आती है, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल लेवल पे डिसीजन लेने के काम आती है, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे आप बोलेंगे सर डिसीजन लेने में कैसे काम आएगी, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा हटके एग्जांपल है। जैसे मान लो आप चेयर बनाते हो, चेयर बनाने में आपको प्लास्टिक चाहिए, क्या चाहिए, प्लास्टिक। प्लास्टिक यूज करने के दो तरीके हैं, या तो प्लास्टिक खुद बना लो या मार्केट से खरीद लो। अच्छा, एक चेयर के लिए 5 kg प्लास्टिक लगेगा, कितना लगेगा, 5 kg। मार्केट से अगर खरीदने जाते हो तो 1 kg प्लास्टिक 20 रुपए का आता है। तो बताओ 5 kg खरीदोगे तो कितने रुपए लग जाएंगे, 100 रुपए। तो अगर मार्केट से खरीद कर चेयर में प्लास्टिक लगाओगे तो 100 रुपए का लगेगा। भैया आपने सोचा यार ये प्लास्टिक हम खुद भी तो बना सकते हैं। जैसे एक कपड़े बनाने वाली टेक्सटाइल कंपनी है, वो कपड़ा खरीद कर पैंट शर्ट बना के बेचती है। तो कपड़ा कौन बना रहा है, कपड़ा कोई और कंपनी बना रही है। तो कंपनी क्या सोचती है, अरे वो कपड़ा भी हम ही बना लें। तो जो कंपनी कपड़ा बना रही होगी वो कपड़ा किससे बना, धागे से। तो कह रहा धागा कौन बना रहा है, कोई दूसरी कंपनी बना रही है, धागा भी हम ही बना लें। तो ऐसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चेयर बनाने का काम करती है, चेयर बनाने में क्या लगता है, प्लास्टिक। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लास्टिक कौन बनाता है, तो ये हमारी कंपनी का नाम था XYZ लिमिटेड। उन्होंने कहा जी ABC लिमिटेड प्लास्टिक बनाने का काम करती है और उससे हम खरीद रहे हैं, और वो हमें 5 kg प्लास्टिक कितने में दे रही है, 100 रुपए में। उन्होंने कहा कि भाई यही प्लास्टिक अगर हम घर पे बना लें, तो घर पे बनाने पर मान लो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती है 80 रुपए की। देखो हमारे घर में इतनी जगह है कि हम अपनी चेयर तो बना ही सकते हैं, प्लास्टिक भी बना सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, जिस घर में हम चेयर बना रहे हैं उसी घर में प्लास्टिक भी बनाने लग जाए, क्या हमारे रेंट में कोई चेंज आएगा क्या, रेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगी नहीं। तो अगर प्लास्टिक बनाने जाएंगे तो केवल कौन सी कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल लगेगा, बनाने वाले का लेबर लगेगा, और वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। हमने कहा खरीदेंगे तो 100 रुपये लगता है, खुद ही बना ले तो 80 रुपये लगेगा। बताओ क्या करना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए। तो ये डिसीजन हुआ है, नहीं हुआ। अच्छा ये पता कैसे चला, आपने कॉस्ट का कैलकुलेशन किया और फिर एनालाइज किया। ये मार्जिनल कॉस्टिंग यही सिखाती है कि हम अपना डिसीजन कैसे लें, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे। किसके बेस पे, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे। बेटा किसी का माइक ऑन है, तनिषा माइक ऑफ करो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अंडर दिस टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक ये बोला गया है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट
इज डिवाइडेड, टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन, टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स, तीन पार्ट में नहीं बेटे, कितने पार्ट्स में बांटते हैं, दो पार्ट्स में बांटते हैं। दैट इज नंबर ए, वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ए कौन सी बेटे, वेरिएबल कॉस्ट, और दैट इज नंबर बी फिक्स कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ये कहती है कि भाई आपकी जो कॉस्ट लगती है ना, ये दोनों को मिला दे तो क्या बनती है, टोटल कॉस्ट। तो आप अपने टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में बांट लेना, दो पार्ट्स में बांट लेना। ये बात कौन कह रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। कौन कह रहा है ये बात, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। वैसे तो आप कहते हैं कॉस्ट तीन प्रकार की होती है, सेमी वेरिएबल भी होती है सर। मार्जिनल कहती है सेमी वेरिएबल से मतलब नहीं मुझे, आप या तो वेरिएबल लेके आना या फिर क्या लेके आना, फिक्स। मैंने, आप ये बताना, अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा, क्या मैंने कहीं पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखा क्या, सेल में से पहले क्या माइनस करना होगा, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर क्या माइनस करना होगा, फिक्स। इसका मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर कोई कॉस्ट नहीं दिखाएंगे। अभी आपने सेमी वेरिएबल का नाम लिया, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सेमी वेरिएबल जिसमें से थोड़ा सा वेरिएबल है, थोड़ा सा फिक्स होगा। तो वेरिएबल पार्ट वेरिएबल के साथ और फिक्स पार्ट किसके साथ, फिक्स के साथ। तो हम दो ही कॉस्ट दिखाएंगे केवल, क्या, वेरिएबल और दूसरी क्या, फिक्स कॉस्ट। वैसे जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, जनरल सेंस की बात करें, तो वैसे मुझे बताना बेटे आपकी टाइप ऑफ कॉस्ट कितनी होती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट उसी में लिखेंगे आगे, नंबर 3 नहीं बना रहा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर, बेस्ड ऑन बिहेवियर। अच्छा, आप लोग बोलते हैं ना, आदमी भी तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, स्वभाव सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे इंसानों का स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, वैसे कॉस्ट का भी अपना एक स्वभाव होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं अरे यार ये जो हमारे, ये जो गुप्ता अंकल है ना, ये बड़े बड़े वेरिएबल, बड़े फ्लेक्सिबल आदमी है, जैसा बोलते हैं वैसा ढल जाते हैं, तो ये तो वेरिएबल हुआ। लेकिन आप क्या बोलते हैं, अरे वो वर्मा जी है ना, ये बड़े रिजिड आदमी है, इनको कितना भी तोड़ने का प्रयास करें टूटते ही नहीं है, बस खंबे की तरह खड़े हो गए। तो ये क्या है, ये फिक्स है। लेकिन कई ऐसे भी तो होंगे ना, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, कभी आपके साथ प्यार दिखाते हैं, कभी आपके साथ गुस्सा दिखाते हैं, तो कभी तो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कभी रिजिड भी हो जाते हैं। ऐसे लोग सेमी वेरिएबल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, सेमी वेरिएबल। तो वैसे तो व्यवहार के हिसाब से हमारी जो कॉस्ट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड बिहेवियर टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। नंबर 1 बोलिएगा, नंबर ए आपकी होती है वेरिएबल, नंबर ए क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। और नंबर बी क्या होगी, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अच्छा, सेमी वेरिएबल को क्या मैं सेमी फिक्स कह सकता हूँ क्या, कह सकते हैं। अरे जब सेमी वेरिएबल बोल दिया तो सेमी फिक्स बोल दो, क्या दिक्कत है। और ये नंबर सी क्या होती है जी, नंबर सी आपकी होती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भैया हम ये जो सेमी वेरिएबल नाम का जो कबूतर है इसको नहीं दिखाएंगे, तो क्या करेंगे भैया, इस सेमी वेरिएबल को क्लासिफाइड कर देंगे, किस में, इसका वेरिएबल पार्ट अलग कर देंगे। सेमी वेरिएबल में 2 हिस्से होते हैं बेटे, एक क्या होता है वेरिएबल, तो इसका वेरिएबल पार्ट अलग कर देंगे, और जो फिक्स वाला पार्ट है, जो फिक्स वाला पार्ट है उसे अलग कर देंगे। तो बताइए वेरिएबल पार्ट को कहाँ ले जाएंगे, ये जो वेरिएबल पार्ट है इसको ऐड विद कर देंगे, किसके साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो इसे ऐड विद करेंगे, ऐड विद, इसके साथ ऐड कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकल के आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल का जो फिक्स पार्ट है, सेमी वेरिएबल का जो फिक्स पार्ट है उसे क्या करेंगे बेटे, उसे फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड विद करेंगे। इसको इनके साथ क्या कर देंगे, इनके साथ यहाँ पर ऐड विद कर देंगे। ठीक है, इनके साथ ऐड करेंगे। तो बताइए अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो लो दोस्तों, अब मेरे पास केवल कितने प्रकार की कॉस्ट रह गई, 2 प्रकार की कॉस्ट रह गई। एक का नाम क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरे का नाम क्या लिखा, फिक्स कॉस्ट। होती होंगी 3 प्रकार की कॉस्ट, मना नहीं कर रहे हम, 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन मार्जिनल क्या कह रही है, जब आप मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन लेने जाओगे तो आप अपनी कॉस्ट को केवल कितने पार्ट्स में दिखाना, 2 पार्ट्स में। एक का नाम क्या रखना,
वेरिएबल, और दूसरे का नाम क्या रखेंगे, फिक्स। तो अब ये क्वेश्चन नहीं होगा ये वेरिएबल क्या होता है, ये फिक्स क्या होता है। इसी का तो एग्जाम्पल करा था स्टार्टिंग में, इसी का ही तो एग्जाम्पल किया था। और थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। अब हेडिंग क्या लिखेंगे, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे जी। पहले इसको नोट करो एक बार, जहां तक पूछो, कोई पूछना हो तो पॉइंट पूछना हो तो। वैसे कोई आपसे पूछे भी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, आप क्या बोलेंगे, टेक्निक होती है। देखो दो चीजें होती हैं, एक टेक्निक होती है और एक मेथड्स होता है। तो मेथड्स तो ये बताता है कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टेक्निक ये बताती है डिसीजन कैसे लेते हैं। तो ये कॉस्ट निकालने का मेथड नहीं है, डिसीजन लेने की टेक्निक है, ठीक है। तो मेथड्स में जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जाते हैं। लेकिन मार्जिनल हो गया, बजट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये टेक्निक्स हैं। क्या है ये, कॉस्टिंग की टेक्निक, जो किसके काम आती है, डिसीजन लेने के। फिर इस मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में। एक को क्या बोलेंगे, वेरिएबल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, फिक्स। वैसे नेचर बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, 3। एक सेमी वेरिएबल भी होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सेमी वेरिएबल के 2 टुकड़े करेंगे। वेरिएबल हिस्सा किसके साथ ले आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट के साथ, और फिक्स हिस्सा किसके साथ जाएगा, फिक्स कॉस्ट के साथ। तो मेरे पास केवल 2 ही कॉस्ट निकल के आएंगी, एक क्या, वेरिएबल, और दूसरी क्या, फिक्स कॉस्ट। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं भाई वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है, आइए बात करते हैं। तो नंबर 3 में व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक एग्जांपल से बात करते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पेजेस, यहां पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस दैट इक्वल टू 300 पेजेस, 300 पेजेस पर बुक। बताइए एक बुक बनाने में कितने पेज लगते हैं, 300 पेज लगते हैं। अच्छा प्राइस पर पेज, प्राइस पर पेज, जब आप एक पेज खरीदते हैं तो मान लीजिए एक पेज का प्राइस है, यहाँ पर मान लेते हैं प्राइस पर पेज 2 रुपये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 रुपये। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट पर बुक कितनी आएगी, कॉस्ट पर बुक, एक बुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, एक बुक बनाने में कितने पेजेस लगते हैं, 300 पेजेस लगते हैं, और एक पेज का कॉस्ट क्या लगता है, 2 रुपये। तो 300 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 600 रुपये। मतलब एक बुक बनाने की कॉस्ट कितनी आ गई, 600 रुपये। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। मैंने पहली बुक बनवाई, कितने रुपए लगे, 600। दूसरी बुक बनवाएंगे तो भी कितने लगेंगे, 600। तीसरी बनवाएंगे तो भी कितने लगेंगे, 600 लगेंगे। अरे आप आइसक्रीम खाते नहीं खाते हैं, एक आइसक्रीम चोकोबार लेते हैं मान लो 20 रुपये वाली, आप कौन सी खाते हैं, चोकोबार। ज़्यादातर लोग यही खाते हैं, लड़कियों का अलग मैटर है, उनका पता नहीं चलता है। लड़के लोग तो चोकोबार सस्ती भी आती है, बढ़िया भी है। तो 2 रीजन है, एक तो कॉस्ट कटिंग, और ऊपर से थोड़ा टेस्ट भी उसका ठीक है। लेकिन बाद में और फ्लेवर भी आते रहते हैं, ऐसे ऐसे फ्लेवर हैं पता ही नहीं चलता है। अभी कल ही मैंने एक लड़की को बोला कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, ऐसे रिलेशन में सिस्टर लगती है, ऐसे मिल गई। मुझे लगा चोकोबार ले लेगी, मेरी जेब में 40 रुपये पड़े थे, मुझे लगा 20 रुपये इसके 20 रुपये मेरे, 2 चोकोबार ले लेंगे। उसने रिक्शा वाले को पता नहीं वो रेडी वाले को क्या बोला, कौन सा फ्लेवर निकाल दो, एक ही आइसक्रीम 40 रुपये की थी। तो फिर मेरे को ये कहना पड़ा कि मेरा गला खराब है, मैं खाता नहीं हूँ, तो दीदी आप ही ले जाओ। तो आप बताइए लड़की को तो ऐसे हाल है, बताइए क्या करें। तो इसलिए लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा, आप पहले जो सामने वाला जब आइसक्रीम खिलाए तो पूछ लो तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। हाँ तो ये कितना आ गया बेटे, ये आपका कॉस्ट पर बुक कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया, ठीक है, और कौन सा महीना चल रहा अभी, ये कौन सा महीना है, जुलाई महीने में। तो हमने कहा भाई जुलाई महीने में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 आएंगे, कितने आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग पे, छोटा ही अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 100 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो बताइए 100 स्टूडेंट आएंगे तो उनको बुक भी कितनी देनी पड़ेगी, एक स्टूडेंट को एक बुक देते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, एक बुक दी जाएगी किसको, एक बुक दी जाएगी एक स्टूडेंट्स को,
तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कह दूँ या नंबर ऑफ बुक कह दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए ना एक बार। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कह दूँ या नंबर ऑफ बुक्स कह दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? तो नंबर ऑफ बुक्स लिख दो या फिर क्या लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 100 आएंगे। बताइए कॉस्ट पर बुक क्या लगेगी? कॉस्ट पर बुक, एक बुक की कॉस्ट कितनी लगेगी? जैसे ही कोई स्टूडेंट हमारी कोचिंग में आता है हमें बुक बनवानी पड़ेगी, और हम कह रहे हैं भाई कॉस्ट बुक कितनी लगेगी? 600 रुपये की कॉस्ट लगेगी। तो बताइए अगर हम टोटल में निकालना चाहें, टोटल में अगर निकालना चाहें तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा बेटा, सब में एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स बताइए। 60,000 रुपये की कॉस्ट लग जाएगी साहब। कितनी कॉस्ट लग जाएगी? 60,000। अच्छा, जुलाई के बाद क्या आता है? जुलाई के बाद अगस्त आता है। मान लीजिए अगस्त में हमारा विचार ये कि हमारे पास कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 200 स्टूडेंट आ जाएंगे। 200 हो जाएंगे ये नहीं कह रहा, अगस्त वाले महीने में अलग से कितने आ जाएंगे? 200 स्टूडेंट आ जाएंगे। बताइए कॉस्ट पर बुक क्या लगेगी? 600 लगेगी ना? ये बात कन्फर्म है ना? अरे एक बुक बनाने की कॉस्ट वही है 600 रुपये। अब वो अगस्त में आए सितंबर में आए, हमारी तो 600 रुपये लग रही है। जब तक चेंज करने के लिए सामने वाला नहीं कहेगा, वो पर बुक की कॉस्ट क्या रहेगी? 600 रुपये रहेगी। लेकिन 200 स्टूडेंट के हिसाब से बुक छपवाएंगे, 200 बनवानी पड़ेंगी। 200 इंटू 600 करेंगे कितना? 1,00,000, 1,20,000। अगस्त के बाद बोलिए क्या आता है? सितंबर आता है। 3 महीने का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा सितंबर के महीने में हमारे पास 50 स्टूडेंट ही आएंगे। कितने आएंगे? 50 स्टूडेंट ही आएंगे। बताइए कॉस्ट पर बुक क्या होगा? कॉस्ट पर बुक अभी भी 600 होगा। कॉस्ट पर बुक 600 होगा। बताइए टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 30,000। टोटल आएगा 30,000। आप बताइए इस कॉस्ट का नेचर बताइए क्या है? ये कॉस्ट फिक्स है या परिवर्तन हो रहा है? टोटल में देखिए बताइएगा, टोटल में टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का इंग्लिश में नाम होता है वेरिएबल। खत्म। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जो कॉस्ट चेंज हो जाए वही क्या है? वेरिएबल है। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पर आपने लिखा ना, आप इसे कह सकते हैं प्रोडक्शन क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं? इसलिए मैंने कहा था एक एक लाइन छोड़ के लिखना। तो आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका प्रोडक्शन यूनिट। कॉस्ट पर बुक को क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर बुक। क्या बोलेंगे बेटे? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर बुक। एक बुक बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बताइए टोटल कॉस्ट को क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है अभी, केवल हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी क्या है दोस्तों? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नोट करिए इसको एक बार। तो कोई भी कॉस्ट का नेचर अगर समझना है ना तो 2 लेवल पे समझ में आएगा, एक लेवल पे नहीं समझ में आएगा। कहीं को तो नाम ही वेरिएबल जैसा होता है, जैसे नाम ही लिख दे वेरिएबल कॉस्ट। क्या सोचना पड़ेगा वेरिएबल है क्या फिक्स है? अरे क्वेश्चन में आ गया वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है ये? आप बताइए टोपी वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनुराग जी। आप ये बताइए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल है। क्या सोचना? क्वेश्चन में ना लिखे नाम तब ना सोचना पड़ेगा ना। तब 2 लेवल पे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 2 लेवल पे हम कॉस्ट निकालते हैं और उस कॉस्ट में क्या आ जाए? चेंज हो जाए, तो वो कॉस्ट कौन सी बन जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। परिवर्तनशील। क्या बन जाएगी? परिवर्तनशील बन जाएगी। आइए इस बात को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट मींस, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट मींस द कॉस्ट, द कॉस्ट which is change in total, which is change in total, which is change in total। मैं परमिट नहीं कर रहा बेटे, किस में कह रहा हूं? चेंज इन टोटल। एज पर किसके अकॉर्डिंग? एज पर प्रोडक्शन लेवल चेंज। एज पर प्रोडक्शन, एज पर प्रोडक्शन लेवल चेंज। इसका हिंदी बनाइए, हिंदी बनाइए जल्दी से। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके टोटल में चेंज आता है प्रोडक्शन के चेंज करने पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इफ प्रोडक्शन इंक्रीज, अगर आप अपना प्रोडक्शन क्या कर देते हैं? अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं,
तो बताइए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। बोलिए हाँ या ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी। तो इधर देखिए ना एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल में देखिए 100 बुक से आपने कितना बुक कर दिया, 200 का प्रोडक्शन कर दिया, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 60,000 से बढ़ के क्या हो गया, 1,20,000, 1,20,000। और अगर हम क्या बोल दें, अगर हम ऐसा कहते हैं ए प्रोडक्शन डिक्रीज, अगर आप अपना प्रोडक्शन लेवल क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ए प्रोडक्शन डिक्रीज, तो दोस्तों बताना टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो डिक्रीज, विल ऑल्सो डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट में भी डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात और देखिए आपने, आप टोटल में तो चेंज हो रहा है, आप 100 यूनिट बनाओ, 200 बनाओ, 50 बनाओ, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं, यही है नेचर। बट क्या लिखेंगे, बट और यही याद रखना बेटे, बट वाली बात याद रखनी है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, हमेशा के लिए विल रिमेन सेम एट ऑल प्रोडक्शन लेवल, एट ऑल प्रोडक्शन लेवल। और ब्रैकेट में लिख देता हूं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। कई बच्चों के मन में आता है सर अगर बदल जाए तो की बात अलग है भैया, ना बदले तो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार इसको रिवाइज करो वेरिएबल कॉस्ट को, ये वाला पॉइंट 3 लाइन याद करो, फिर आप एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। बैठाइए दिमाग में, बैठाइए बातों को। ओए क्या नाम है, आलोक, क्या फोन आ रहा है, उससे बोलो। हाँ भाई, खाना वाना खा गया है, नहीं खाया तो मेरे साथ खा लेना ठीक है, हमेशा एनर्जी से भरपूर रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता है मैं एक टाइम खाना खाता हूँ और कोई मुझे कह नहीं सकता, और केवल इवनिंग में खाता हूँ, पूरे दिन केवल 2 बार चाय पीता हूँ। लेकिन मुझे आज तक सारे टीचर कहते हैं भाई क्या खाता है, मैं माइक लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑनलाइन के लिए लगा रखा है, नहीं तो अपनी स्पीड क्या है, दीवार के पार, ठीक है। देखो नाम सुनी सर भी आ गए, बस एक बार पूरा करता हूँ इसको ना। हाँ जी, हमने क्या बोला आपको, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा एक एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके घर की रसोई में चलते हैं। आपके घर में क्या बनता है जी, आज क्या बना था, आलू के पराठे बने थे। मान लो आपके मन में ये आ जाता है प्याज के पराठे और बना लो, तो बताओ क्या लगता, आटा लगता, प्याज लगता, ज़्यादा बनाते ज़्यादा लगता, कम बनाते कम लगता, नहीं बनाते तो नहीं लगता, ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन क्या आप किराए के मकान में रहते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि फैक्ट्री किराए पे चलती है, और अगर घर का भी मकान है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बताइए आलू के पराठे के साथ साथ अगर प्याज के पराठे और बना लिए जाएं, तो क्या हमारे रेंट में कोई चेंज आएगा क्या, रेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेंट में अगर चेंज नहीं आएगा तो क्या हो गया, फिक्स, क्या बन गया, वो रिजिड बन गया। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमेशा याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, किसी भी चैप्टर में चले जाना, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या चेक करेंगे, पर यूनिट चेक करेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का नेचर क्या है, पर यूनिट हमेशा सेम रहती है, पर यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो कम करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, लेकिन टोटल में क्या आएगा, चेंज आएगा। बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।